तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नया टॉपिक, जो कि है लोकपाल संस्था। से आप क्या समझते हैं? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम यानी कि 2013 के अनुसार जो लोकपाल के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना करनी है। ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यानी कि प्रशासनिक विधि का नया टॉपिक है, जिसमें लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। ये हम लोग के पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ, तो इसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक? लोकपाल संस्था से आप क्या समझते हैं? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो बना था 2013 वाला, उसके अनुसार जो है लोकपाल के क्षेत्राधिकार और शक्तियों की हम लोग को क्या करनी है? विवेचना करनी है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो परिचय में ये कह रहा है कि जो लोकपाल क्या है, लोकपाल क्या है? वैधानिक संस्था। लोकपाल क्या है? वैधानिक संस्था है, जिसे भ्रष्टाचार से लड़ने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। जैसे क्या करा गया था? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या करा गया था? भ्रष्टाचार से लड़ने के उद्देश्य से क्या करा गया था? स्थापित किया गया था। लोकपाल क्या है? एक वैधानिक संस्था है। यह भारत में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। यह क्या है कि जो भारत में जो ट्रांसपेरेंसी और जो उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए, जो ट्रांसपेरेंसी को, जो उत्तरदायित्व क्या करने सुनिश्चित करने के लिए, जो विशेष रूप से जो सरकारी अधिकारी होते हैं और जो जनप्रतिनिधि होते हैं कि नेता खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, उनकी जांच करने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार है। कौन है? लोकपाल। जो लोकपाल है, ठीक है, लोकपाल एक वैधानिक संस्था है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम यानी कि 2013 जो है भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। क्या किया गया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 भारतीय संसद द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार के स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह अधिनियम क्या करता है? जो केंद्र सरकार के स्तर हो गए, उस पर क्या करता है? लोकपाल, और राज्यों में जो लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो लोकपाल का हम लोग को संक्षिप्त परिचय देना है। तो शब्द की उत्पत्ति जो है लोकपाल, वो कहां से हुई है? लोकपाल शब्द जो है संस्कृत के लोक से लिया गया, यानी कि लोक का मतलब लोग और पाल का मतलब हो गया रक्षक, लोगों का रक्षक। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का रक्षक। उसके लोकपाल का अर्थ क्या होता है? लोगों का रक्षक, यानी लोग जो होगा, यानी जो पब्लिक है, उसका रक्षक को क्या कहते हैं? लोकपाल। ठीक है, भारत में लोकपाल की स्थापना किसने की थी? तो भारत में लोकपाल की जो अवधारणा है वो पहली बार 1960 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1960 में स्थापित की गई थी। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है यानी कि एआरसी है, उसने 1966 में लोकपाल की सिफारिश की थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी कि एआरसी ने 1966 में क्या किया था? लोकपाल की सिफारिश की थी। और 2013 के अधिनियम यानी 2013 में जो अधिनियम पारित किया गया था और 2019 में इसका पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। 2013 में इसमें अधिनियम पारित किया गया था और 2019 में क्या करा गया था? पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम यानी कि 2013 के जो प्रमुख प्रावधान है वो कौन कौन से थे? तो लोकपाल की जो संरचना है वो कंपोजिशन ऑफ लोकपाल। क्या है लोकपाल की संरचना? कंपोजिशन ऑफ लोकपाल। इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन बन सकता है? सेनावृत्ति या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, या प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति हो वो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं, इसके लोकपाल के। और सदस्य कौन कौन बन सकता है? कम से कम 50% न्यायिक सदस्य हो, कम से कम इसमें 50% न्यायिक सदस्य हो। उसके बाद जो अनुसूचित जाति वाले, जनजाति वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व का इसमें मौका दिया गया है इसमें। तो ठीक है, आगे देखें। चयन समिति यानी कि सिलेक्शन कमीशन कमेटी होती है, वो क्या होती है? प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित न्यायाधीश होता है, और प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे चयन समिति द्वारा नामांकित किया जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे जो चयन समिति है उसके द्वारा क्या किया जाता है? नामांकित किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो स्वतंत्रता और निष्पक्षता भी इसका क्या होता है? एक महत्वपूर्ण पिलर होता है। लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लोकपाल क्या करता है? स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करता है। उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता, उस पर कोई बाहर रूप से प्रेशर नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। लोकपाल के खिलाफ किसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जा सकती है। अगर लोकपाल के खिलाफ कोई मामला है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, कोई लोअर कोर्ट या कोई हाई कोर्ट नहीं करेगा। लोकपाल के क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल होता है, उसके क्षेत्राधिकार क्या है? तो पहला है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर।
भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगर भ्रष्टाचार के मामले में जो प्रधानमंत्री है वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आता है। सीमाएं इसकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों, क्या है इसमें? अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा या परमाणु नीति से जुड़े मामलों की जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गए, कोई सुरक्षा हो गया, सेफ्टी से रिलेटेड कोई काम है, परमाणु नीति से कोई काम हो या उससे कोई मामले हैं, उसकी जांच नहीं की जा सकती। कैबिनेट की मंजूरी इसमें क्या होती है? आवश्यक होती है। कैबिनेट की मंजूरी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा देखें तो मंत्री और संसद सदस्य क्या होते हैं? मिनिस्टर्स और एमपी। मंत्रियों और संसद सदस्यों के खिलाफ क्या होता है? कदाचार और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जा सकती है। ठीक है, मंत्रियों और संसद सदस्यों के खिलाफ कदाचार और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच क्या करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए संसद में दिए गए भाषण और मतदान इस दायरे से बाहर हैं। संसद में जो दिए गए भाषण होते हैं और जो मतदान होते हैं वो इस दायरे से क्या होते हैं? सदैव ही बाहर होते हैं। सरकारी कर्मचारियों को देखें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन होते हैं? समूह में देखें जो ए बी सी और डी वाले जो कर्मचारी होते हैं वो लोकपाल के दायरे में ही आते हैं। समूह वाले जो ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी या ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर्स, वो लोकपाल के ही दायरे में आते हैं। ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो। ठीक है, सरकारी फंड प्राप्त निजी संस्थान, जो सरकारी फंड प्राप्त निजी संस्थान होते हैं उनका मैटर भी किसके अंतर्गत आता है? लोकपाल के ही अंतर्गत आता होगा। ऐसे गैर सरकारी संगठन या संस्थान जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं वो भी लोकपाल के अंतर्गत मैटर लेते हैं। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि पीएसयूज और जो वैधानिक निकायों के अधिकारी भी लोकपाल के अंतर्गत क्षेत्राधिकार उसका फैला हुआ है। ठीक है, लोकपाल की शक्तियां यानी कि जो पावर्स क्या होती हैं लोकपाल की। ठीक है, देखो भाई, जांच और अभियोजन की शक्ति क्या होती है? जांच और अभियोजन की शक्ति होती है। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पावर्स, लोकपाल के पास जांच करने और विशेष जांच दल यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी क्या होती है? गठित करने का अधिकार है। लोकपाल के पास क्या है? जांच करने का और विशेष जांच दल बनाने का यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है यानी कि एसआईटी, वो गठित करने का क्या है? पूर्ण रूप से अधिकार है। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी और अन्य एजेंसियों से सहयोग प्राप्त होता है। इसे सबसे पहले तो सेंट्रल जो सतर्कता हो गई और साथ ही में आयोग यानी कि सीवीसी और जो अन्य एजेंसियां उनसे भी क्या होता है? सहयोग प्राप्त होता है। किसे? लोकपाल को। स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी होती है। इसे लोकपाल को अर्ध न्यायिक प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त है। लोकपाल को क्या है? आधा मतलब जो आधे तरीके से इसमें क्या करता है? फैसला वो सुना सकती है। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यह साक्ष्य प्रस्तुत करने, गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों की जांच करने के लिए सक्षम है। यह साक्ष्य भी प्रस्तुत करवाएगा, ये गवाहों को भी बुलवा के देखेगा और दस्तावेजों की जांच करने सबके लिए क्या है? ये सक्षम है। कौन? लोकपाल। पुलिस शक्तियां यानी कि पुलिस पावर्स, पुलिस शक्तियां क्या होती हैं? पुलिस शक्तियों को देखें यानी कि तो लोकपाल के आरोपियों को गिरफ्तार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। लोकपाल के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने और जो आवश्यक कार्रवाई करने का भी इसे क्या होता है? अधिकार होता है। विशेष अदालतें कौन कौन सी होती हैं? स्पेशल कोर्ट, जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाती हैं। अगर मतलब जो एक तरीके स्पेशल कोर्ट स्थापित कर दी जाती हैं जो करप्शन के जितने मैटर होते हैं उसमें तेजी से सुनवाई करने के या मैटर्स को निपटवाने के लिए। ठीक है, लोकपाल करवाता है ये। संपत्ति जब्ती होती है, एसेट को सीज करवाते हैं, सीजर होते हैं। ऐसे कि लोकपाल के आरोपियों की संपत्ति की जब्ती का अधिकार है। लोकपाल को क्या होता है? जो आरोपी हैं या जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने का क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। प्रशासनिक निर्देश यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? लोकपाल केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशों और निर्देश जारी कर सकता है। लोकपाल क्या कर सकता है? केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें और निर्देश क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं तो क्या है? लोकपाल की सीमाएं और चुनौतियां। लोकपाल की सीमाएं और चुनौतियां यानी कि लिमिटेशन और चैलेंजेस क्या होते हैं? प्रधानमंत्री की सीमित जांच, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित जो मामलों में लोकपाल की कोई शक्ति नहीं है। सुरक्षा और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामले हो गए उनमें लोकपाल की कोई शक्ति नहीं है। राज्य लोकायुक्त का अभाव, अधिनियम राज्यों को लोकायुक्त की स्थापना का अधिकार देता है। अधिनियम होता है वो राज्यों को क्या करता है? लोकायुक्त की स्थापना का अधिकार देता है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाता। लेकिन क्या करता है? इसे अनिवार्य नहीं बनाता है। सीबीआई पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस ऑफ सीबीआई ऑन सीबीआई, जैसे लोकपाल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए
सीबीआई और अन्य एजेंसियों पर क्या करता है, निर्भर रहे। लोकपाल क्या है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए क्या है, सीबीआई, और जो अन्य एजेंसियां हैं उन पर क्या होता है, निर्भर रहता है, निर्भर होता है। ठीक है। राजनीतिक प्रभाव का खतरा, राजनीतिक प्रभाव का क्या खतरा है, चयन समिति में राजनीतिक नेतृत्व की अधिकता इसे निष्पक्षता से प्रभावित कर सकती है। जो चयन समिति है उसमें जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी अधिकता हो जाए तो इसे निष्पक्षता से प्रभावित कर सकती है। ठीक है। लंबित शिकायतें होती हैं, जब बड़ी संख्या में शिकायतों का जो प्रभावी और त्वरित निपटान अगर करवाना हो, सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा बड़ी शिकायत संख्या में अगर शिकायतें एकदम से आ रही है तो उनके जो प्रभावी और एक तरीके से इम्पैक्टफुल और जो त्वरित तेजी से निपटान अगर उसका करना है तो सुनिश्चित करना क्या होता है, चैलेंजिंग पूर्ण क्या हो जाता है, चैलेंजिंग से भरा हुआ एक काम हो जाता है। महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी तंत्र है लोकपाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या है, एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए क्या है, एक सशक्त संस्था है। लोकपाल क्या है, उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक सशक्त संस्था है। उसी के बाद नागरिकों का विश्वास, नागरिकों का क्या नागरिकों का क्या होता है, यह विश्वास होता है। इससे सरकारी प्रक्रियाओं और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इससे क्या होता है, सरकारी प्रक्रियाओं और जो प्रशासन है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही क्या होती है, सुनिश्चित होती है। उसी के बाद संविधान का संरक्षण कर देखा जाए तो यह अधिनियम भारत में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक ढांचे को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। यह अधिनियम क्या करता है, भारत में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक ढांचे को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखें तो क्या कहता है कि जो है कंक्लूजन बचता है इसमें, तो कंक्लूजन कहता है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम यानी कि 2013 वाला भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक कदम है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या है, भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में क्या है, एक ऐतिहासिक कदम है। लोकपाल की शक्तियां, लोकपाल की जो शक्तियां हैं वो क्या है, और क्षेत्राधिकार व्यापक है। लोकपाल की शक्तियां जो क्या है, शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या है, व्यापक रूप से फैले हुए हैं। लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। लेकिन इसे अगर और प्रभावी बनाना है तो उसके लिए क्या है, सुधारों की आवश्यकता है। यदि इसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए, अगर इसे क्या करा जाए, निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो यह भारत की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यह क्या कर सकता है, भारत की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम और 2013 के मैटर के बारे में हम लोग को पढ़ना था कि ये क्या होता है, क्या इसमें काम चलते हैं और क्या इसका कार्य किस रूप से इसमें फैला हुआ है, किस रूप से ये अपने कार्य को करता है। ठीक है। तो लोकायुक्त लोकपाल संस्था से आप क्या समझते हैं, और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना करनी थी, वो उन्होंने कर दी। ठीक है। ये हम लोग का आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपको ना समझ में आया तो आप 1.5x की स्पीड पे दोबारा आप देखोगे इसे तो बहुत 3-4 बार तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीट होने वाला टॉपिक है। ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।